Hello everyone, welcome back to your channel NCERT Biology Simplified. Today I am going to start the topic memory gland and hormonal control. तो इसके पहले जो हमने बात किया था वो बात हम कर रहे थे अबाउट द गैमेटोजेनेसिस. इन गैमेटोजेनेसिस हमने बात की थी अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, हाउ विल स्पर्म फॉर्म एंड अबाउट द oogenesis. ओके, तो oogenesis भी मैंने आपको क्लियर किया. स्पर्मेटोजेनेसिस भी उससे रिलेटेड ही एक टॉपिक है अबाउट मेमोरी ग्लैंड एंड देयर हार्मोनल कंट्रोल, क्योंकि आप स्पर्म के फॉर्मेशन में या oogenesis में जहाँ पे भी आपने देखा है कि दोनों में ही हार्मोनल कंट्रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था. अब हम बात करेंगे अबाउट द मेमोरी ग्लैंड की. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि मेमोरी ग्लैंड क्या है. तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है? ब्रीस्ट में, ठीक है ना. ये भी कब स्टार्ट होता है? आफ्टर द प्यूबर्टी. तो हम बात करेंगे कि मेमोरी ग्लैंड है क्या. सिंपल सा ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछता है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड. किसका वो मॉडिफाइड फॉर्म है? तो वो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है. ओके, इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो हम आपको बता रहे हैं. ओके, तो प्रेजेंट इन फीमेल एंड प्रोड्यूस मिल्क. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लैक्टेशन. वो मदर जो मिल्क प्रोवाइड करती हैं वो क्या कहलाती हैं? लैक्टेटिंग मदर कहलाती हैं. वो प्रोसेस जो होता है वो लैक्टेशन होता है. दे आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. मतलब फीमेल बॉडी में अगर इसको हम लेंगे ब्रीस्ट डेवलपमेंट को, लैक्टेशन प्रोसेस को, तो ये किस में आता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आएगा. तो ह्यूमन ब्रीस्ट में क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो ह्यूमन ब्रीस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लोब्स बने हुए हैं, छोटे छोटे. ये जो हैं ये क्या हैं? लोब्स हैं. लोब्स लगभग 15 से 20 एक गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, ठीक है. उस लोब्स को हम क्या कहते हैं? लोब्यूल्स. एक एक लोब्स है, उस लोब के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? लोब्यूल्स. और इन्हीं में मिल्क का फॉर्मेशन होता है. मिल्क का फॉर्मेशन यहाँ होते हुए है और उसके बाद वो कहाँ आते हैं? मेमोरी डक्ट में. मतलब एक नली है जिसको हम बोल रहे हैं मेमोरी डक्ट, जहाँ पे मिल्क पास होता है, निप्पल के थ्रू रिलीज होता है. जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो स्किन की लेयर होती है, ब्राउनिश लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला. ओके, उस ये किस पे बेस होता है, कहाँ अटैच होता है? तो हमारे रिब्स की जो बोन होती है उससे जस्ट अटैच होता है. और जो पार्ट होते हैं उसमें टिश्यूज़, उसमें बहुत सारे फैटी टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं जो सोलन पार्ट होता है. ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर था ब्रीस्ट का. निप्पल से मिल्क हमेशा ही इजेक्ट नहीं होता है, उसका भी रीज़न है, आगे मैं आपको बताऊंगी. ओके, तो यहाँ हम बात करते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड की कि ये कैसे चेंज होता है. पहले ये स्वेट ग्लैंड देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एंड आफ्टर दैट एडवांस फॉर्म में होते होते बदलते बदलते ऐसे बहुत सारी ये इवोल्यूशन है एक तरीके का. ये किस में चेंज हुआ? मेमोरी ग्लैंड में. यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? स्वेट ग्लैंड का. कहाँ प्रेजेंट होता है? केवल फीमेल बॉडी में. ओके, क्योंकि हर एनिमल्स की फीमेल बॉडी में ही होगा. प्रोड्यूस मिल्क फॉर बेबी एंड द प्रोसेस इज लैक्टेशन. ये क्या है? एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है. बात करेंगे स्ट्रक्चर की जो हमने, तो इनका मेन फंक्शन क्या है यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि लोब्स एंड लोब्यूल्स जो होते हैं लगभग 15 से 20 लोब्स होते हैं. ईच लोब इज़ डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स. जो बड़े बड़े आपको इसमें मैंने आपको दिखाया छोटे छोटे पार्ट को लोब्स, और उसके इकट्ठे फॉर्म को हम लोब्यूल्स कह रहे हैं. एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई में ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है और ये जो लाइंड होता है ये इपिथेलियल सेल से कवर होता है. मेमोरी डक्ट का काम क्या है? जब लोब्यूल्स में मिल्क बन गया, देन मेमोरी डक्ट के थ्रू पास होगा, एल्वियोलाई में आएगा, एंड देन निप्पल के थ्रू रिलीज़ होगा. तो ये बेसिकली क्या काम करता है? कैरी मिल्क, ठीक है. निप्पल के थ्रू रिलीज़ होगा, इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है. ओपनिंग थ्रू विच मिल्क इज़ रिलीज, बेबी सक्किंग अकर्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. क्यों? क्योंकि विदाउट सक्शन जो बेबी बर्थ होता है आफ्टर पार्टूरेशन के बाद ही
जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो रिलीज़ होता है, वो तभी रिलीज़ होता है जब जो बच्चा होता है वो मदर के निप्पल को सक करता है। सक करने से मदर के बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वही मिल्क का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं जो लैक्टेशन प्रोसेस है उसमें कौन कौन से हार्मोन रोल प्ले करते हैं। तो लैक्टेशन प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। क्यों प्रोलैक्टिन हमारी बॉडी में, या जो भी प्रेग्नेंट होंगी वो नहीं होंगी तो भी उनके बॉडी में प्रोलैक्टिन होता है। तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है एल्वियोलर सेल को और वो मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, मिल्क एक्यूमुलेट होते हैं एल्वियोलाई में और वहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं। देन जब जो मदर बेबी होता है वो बेबी जैसे ही सक करता है तो एक हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है हमारी मिल्क प्रोडक्शन को, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन मिल्क इज पुश्ड आउट, मतलब कि इजेक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों हार्मोन अक्सर ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक ही टर्म लिखा होता है इजेक्शन एंड फॉर्मेशन। तो प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन इज फॉर मिल्क इजेक्शन। यहाँ पे मैंने लेट डाउन रिफ्लेक्स भी लिख दिया है क्योंकि अब इस तरह से भी क्वेश्चंस घुमा रहा है कि ये लेट डाउन रिफ्लेक्स में कौन सा हार्मोन होता है। ओके, तो हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की। यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल मतलब कौन कौन से रोल प्ले करेंगे। तो एस्ट्रोजन जब आप जैसे प्यूबर्टी डेवलप होता है वैसे ही एस्ट्रोजन क्या करता है, मेमोरी डक्ट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब बन जाता है, मैंने oogenesis में बताया है कब बनता है, तब एल्वियोलाई भी मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद प्रोलैक्टिन क्या करता है, धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों कि ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या आपके थियोरेटिकल एग्ज़ाम हो, उन दोनों एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में एज इट इज़ दे देता है। कभी इससे रिलेटेड हार्मोन पूछ लेगा, कभी फॉलिकल्स पूछ लेगा, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। ओके, यहाँ हम बात कर रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कैसे होगा। तो आपको मैंने ओवरी का डायग्राम बताया था कि ओवरी में ये देखिए, ऐसे मैंने आपको बताया था ये ओवरी है, यहाँ ब्लड वेसल्स आते हैं, यहाँ फॉलिकल्स थे, फॉलिकल मैच्योर हो रहा था ग्रेफियन फॉलिकल में एंड देन एग का फॉर्मेशन हो रहा था। ओके, ये अगर आपको डायग्राम याद आ रहा हो तो फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हार्मोन का रोल कैसे प्ले हो रहा है। तो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है, हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन, मतलब एस्ट्रोजन क्या है, एक ओवेरियन हार्मोन जो ओवरी में फॉलिकल्स को मैच्योर कर रहा है। तो ओवरी बनाने में हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन का पीक हाई रहता है जब तक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है। ओके, उसी समय पे आफ्टर प्यूबर्टी हमारी बॉडी में FSH हार्मोन स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में प्रेजेंट, ओवरी की जो सेल्स को मैच्योर कर रहा है उसमें फॉलिकल्स ही तो डेवलप होंगे। यहाँ देखिए, छोटे फॉलिकल, बड़े, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, एंड एक बनता है आपका ग्रेफियन फॉलिकल्स, फिर उसके बाद ओवा रिलीज़ होता है। तो ये इवेंट के लिए यहाँ तक कि इवेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन और FSH। ओके, नेक्स्ट आता है, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की कि यहाँ पे ये साइकिल कितने दिन की होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो पीरियड की साइकिल होती है 1 मंथ में 1 बार आता है और ये टोटल 28 to 30 डेज़ के बीच, किसी का 32 डेज़ की साइकिल, किसी का 30, किसी का 28 डे का होता है। तो हम ये 30 डे की साइकिल को अगर लेके चले तो 14th डे पे क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से डे पे ओव्यूलेशन होता है, कौन से हार्मोन यहाँ रोल प्ले करते हैं। तो अब सुनते हैं, जो ओव्यूलेशन के पहले हार्मोन था वो कौन सा था, FSH था, और कौन सा था, एस्ट्रोजन था। लेकिन 14th डे पे आफ्टर ओव्यूलेशन होने के बाद, ओवा निकलने के बाद जो हार्मोन होता है, सिर्फ ओव्यूलेशन के लिए सबसे ज़्यादा हाई पीक पे होता है LH।
मतलब अगर किसी की बॉडी में देखना हो कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाला है और ओवा, जैसे आप सुने होंगे आईवीएफ वगैरह के बारे में, तो आप जहाँ वहाँ पे क्या होता है, ओवा को एग को बाहर निकाल के ही फर्टिलाइज़ कराते हैं। तो यहाँ पे एग को कैसे निकालेंगे, वो ब्लड में इनके क्या होता है, चेक किया जाता है सबसे ज़्यादा लेवल हार्मोन का। तो एलएच जिस डे पे सबसे ज़्यादा हाई पीक पे होता है, उससे पता चलता है कि ओवा रिलीज़ हो गया है। तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन होता है, एलएच। फॉलिकुलर ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन होता है, एफएसएच और एस्ट्रोजन। ओके, देन जैसे ओव्यूलेशन होता है एलएच का रोल ख़त्म हो जाता है और एलएच डाउनफॉल पे चला जाता है, और इस स्टेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो हार्मोनल कंट्रोल में आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज थे, फॉलिकुलर फेज, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज, उसके बाद आपका आ गया ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। ओके, तो यहाँ देखिए एलएच हाई था, लेकिन उसके बाद ये अब डाउन हो गया। ओके, यहाँ तक बस एलएच एफएसएच में यही रोल प्ले करना था। एस्ट्रोजन जैसे ही फॉलिकल्स बन रहा है, जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है हाई है, लेकिन उसके बाद वो डाउनफॉल में जा रहा है। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, तो अगर ओवा फेलोपियन ट्यूब में, मतलब एग फेलोपियन ट्यूब में गया और स्पर्म एंटर किया, फर्टिलाइज हो गया, तब तो क्या होगा, आपका ये जो कार्पस ल्यूटियम है एज इट इज़ रहेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता रहेगा। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होगी, नो पीरियड टेक्स प्लेस। ओके, कोई पीरियड्स वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन अगर ओव्यूलेशन होता है नॉर्मल बॉडी में, पीरियड्स आने टाइम होते हैं, तो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम रिग्रेशन में चला जाता है, मतलब वो टूटने भी लगता है। और इस समय क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हाई होता है, लेकिन जैसे ही पीरियड आता है, उसके बाद आपका वो फेज़ जो होता है रिग्रेशन फॉर्म, मतलब ख़त्म होने लगता है, क्योंकि न्यू साइकिल स्टार्ट होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम रिग्रेशन। अक्सर पूछता है कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो आप ध्यान रखिएगा प्रोजेस्टेरोन। लेकिन कब, अगर प्रेगनेंसी की केस में पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि वो कंटिन्यू रहेगा प्रोजेस्टेरोन, और अगर नॉर्मल बॉडी में पूछ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तो आप बताएंगे आफ्टर दैट ये डाउनफॉल में चला जाता है। बच्चों, मैं ये जितना क्लियर कर पा रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप क्लियर की हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप फिर से मुझे कमेंट में ऐसे आप बताना, मैं इसको फिर से भी समझा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अलग से मैसेज यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि कौन सा हार्मोन कब कैसे रोल प्ले करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको ऐसे ही बना बना के आप डायग्रामेटिक तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इज, अभी मैंने आपको बताया मिल्क इजेक्शन के लिए क्या है, ऑक्सीटोसिन, और मिल्क फॉर्मेशन के लिए प्रोलैक्टिन। प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन सा हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो स्टूडेंट्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।